पूंजीवाद और समाजवाद। कैपिटलिज्म और सोशलिज्म। ये दो शब्द हम रोज ही सुनते हैं। हाँ, न्यूज़ चैनलों की डिबेट में, अखबारों में, सोशल मीडिया पर तो हर जगह। और अक्सर इन्हें एक दूसरे के खिलाफ किसी जंग की तरह पेश किया जाता है। लेकिन ईमानदारी से कहें तो मतलब ये इतने भारी भरकम लगते हैं कि इनका असली मतलब समझना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, और अक्सर इन्हें एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है, किसी को सही या गलत ठहराने के लिए। इसीलिए आज की हमारी ये बातचीत बहुत जरूरी है। हमारे एक श्रोता ने कुछ नोट्स और लेख भेजे हैं और उनका मकसद साफ है, इन दोनों बड़ी आर्थिक व्यवस्थाओं को बिना किसी लाग लपेट के बिल्कुल साफ और सरल भाषा में समझना। हाँ, और हमारी कोशिश भी यही रहेगी कि हम ये देख पाएं कि ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है। दुकान से बिस्कुट खरीदने से लेकर सरकारी अस्पताल में लाइन लगाने तक हमारी जिंदगी का हर छोटा बड़ा हिस्सा इन विचारों से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। सही बात है। तो चलिए इन भारी भरकम शब्दों की परतें हटाकर देखते हैं कि इनके पीछे छिपा असली मतलब क्या है। चलिए तो शुरुआत करते हैं उस शब्द से जो शायद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, पूंजीवाद। अगर किसी को एक लाइन में समझाना हो तो ये क्या है? पूंजीवाद को समझने के लिए किसी फैक्ट्री या स्टॉक मार्केट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अच्छा। सोचिए आपके मोहल्ले की वो किराने की दुकान, मान लीजिए बंसल जी की दुकान। वो सुबह 6 बजे दुकान खोलते हैं। वो किसी सरकारी कमेटी से नहीं पूछते कि आज ब्रेड बेचनी है या बिस्किट। वो खुद तय करते हैं कि क्या लाना है, किस दाम पर बेचना है। अगर दुकान चली तो मुनाफा उनका, और अगर नहीं चली तो नुकसान भी उनका। यही पूंजीवाद का डीएनए है। निजी संपत्ति, निजी फैसले, निजी मुनाफा और निजी जोखिम। ये उदाहरण तो एकदम साफ है। मतलब आजादी और जिम्मेदारी दोनों एक ही व्यक्ति के हाथ में। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ एक दुकान से तो पूरी अर्थव्यवस्था नहीं चलती। जब ये विचार बड़े पैमाने पर लागू होता है तो इसके मुख्य सिद्धांत क्या होते हैं? जब हम इसे बड़े स्तर पर देखते हैं तो इसके 5 मुख्य स्तंभ हैं। पहला तो यही है जो हमने बंसल जी के उदाहरण में देखा, निजी संपत्ति का अधिकार। मतलब आपकी दुकान, आपका घर, आपकी कंपनी, वो आपकी हो सकती है। दूसरा है खुला बाजार या प्रतिस्पर्धा। कोई भी बंसल जी के सामने अपनी दुकान खोल सकता है। अब दोनों में मुकाबला होगा कि कौन बेहतर सामान और बेहतर दाम देता है। और इसी मुकाबले से दाम तय होते होंगे, है ना? बिल्कुल। यही तीसरा सिद्धांत आता है, मांग और आपूर्ति, जिसे डिमांड एंड सप्लाई कहते हैं। ये बाजार का दिल है। अच्छा, जैसे वो छाते वाला उदाहरण। हाँ, जैसे अचानक बारिश होने लगी तो छाते की मांग बढ़ जाती है और दुकानदार उसका दाम बढ़ा सकता है। गर्मी में कोई छाता नहीं पूछता तो दाम कम हो जाते हैं। कोई सरकार दाम तय नहीं कर रही, बाजार खुद कर रहा है। और चौथा सिद्धांत तो साफ है, मुनाफा। बंसल जी दुकान समाज सेवा के लिए तो नहीं चला रहे। सही पकड़ा। चौथा स्तंभ है मुनाफे का उद्देश्य। व्यापार का मुख्य मकसद पैसा कमाना है और इसी मुनाफे की चाहत लोगों को जोखिम उठाने और मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। और पांचवा? और आखिरी 5वां स्तंभ है सरकार का कम से कम दखल। इस विचारधारा का मानना है कि सरकार को सिर्फ नियम बनाने चाहिए, खेल खेलना नहीं चाहिए। बाजार को आजाद छोड़ दो, वो अपनी राह खुद बना लेगा। ठीक है, ये सिद्धांत सुनने में तो सीधे साधे लगते हैं, लेकिन असल दुनिया में इनका असर कैसा होता है? मतलब जब ये सब एक साथ काम करते हैं तो समाज को इससे क्या फायदा पहुंचता है? इसका सबसे बड़ा और साफ दिखने वाला फायदा है नवाचार, मतलब इनोवेशन। इनोवेशन। हाँ, जब बाजार में इतनी प्रतिस्पर्धा होती है तो हर कंपनी को कुछ नया, कुछ बेहतर बनाना पड़ता है ताकि वो टिक सके। आज हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन है वो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। हर साल बेहतर कैमरा, तेज प्रोसेसर। बिल्कुल, ये सब उसी होड़ का नतीजा है। कोई सरकारी कमेटी ये तय नहीं करती कि अगला फोन कैसा होगा। और जाहिर है जब इतनी कंपनियां बनेंगी तो देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। निश्चित रूप से। दूसरा फायदा है आर्थिक विकास। नया व्यापार मतलब नया निवेश, नई नौकरियां और सरकार को ज्यादा टैक्स। और तीसरा फायदा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ये विचार इस बात पर टिका है कि किसी भी इंसान को अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, चाहे वो कहीं भी पैदा हुआ हो। लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। अगर पूंजीवाद इतना ही अच्छा है तो दुनिया भर में इसका इतना विरोध क्यों होता है? इसकी क्या कमियां हैं? और ये सवाल बहुत जरूरी है एक संतुलित नजरिया रखने के लिए। इसकी सबसे बड़ी और स्वाभाविक कमी है बढ़ती असमानता। असमानता। क्योंकि ये एक दौड़ की तरह है जिसमें सब एक जगह से शुरू नहीं करते। जिसके पास पहले से पैसा या संसाधन है वो और तेजी से आगे बढ़ता है। नतीजा ये होता है कि अमीर और अमीर होते जाते हैं
और गरीब पीछे छूट जाते हैं। लेकिन कई लोग ये भी तर्क देते हैं कि यही असमानता लोगों को ज्यादा मेहनत करने और सफल होने के लिए प्रेरित करती है। क्या इस नजरिए में कोई सच्चाई नहीं है? इस नजरिए में कुछ सच्चाई जरूर है। सफलता की चाहत एक मजबूत प्रेरणा है, लेकिन आलोचक कहते हैं कि जब ये फासला इतना बढ़ जाए कि एक इंसान के पास हजारों करोड़ हों और दूसरे के पास 2 वक्त की रोटी ना हो, तब ये प्रेरणा नहीं, तब ये एक टूटा हुआ सिस्टम बन जाता है। बिल्कुल। और इसी से दूसरी बड़ी समस्या निकलती है मजदूरों का शोषण। मुनाफे को सबसे ऊपर रखने की होड़ में कई बार कंपनियों पर आरोप लगते हैं कि वो मजदूरों को कम वेतन देती हैं, खतरनाक माहौल में काम करवाती हैं और उनके अधिकारों का हनन करती हैं। और पर्यावरण का मुद्दा भी तो है। मुनाफे की दौड़ में प्रकृति का क्या होता है? वो तीसरी बड़ी आलोचना है। जब लक्ष्य सिर्फ मुनाफा हो तो नदियों में केमिकल छोड़ना या जंगलों को काटना सिर्फ एक बिजनेस कॉस्ट बन जाता है। और आखिर में एक और खतरा है एकाधिकार का, जिसे मोनोपोली कहते हैं। अच्छा। मजे की बात यह है कि जिस प्रतिस्पर्धा से पूंजीवाद शुरू होता है, कई बार वही खत्म हो जाता है। एक बड़ी मछली सारी छोटी मछलियों को खा जाती है और फिर पूरे बाजार पर कब्जा करके अपनी मनमानी करती है। तो पूंजीवाद की इस तस्वीर में जहां मुनाफा और व्यक्तिगत सफलता सबसे ऊपर है, वहीं इसकी कुछ बड़ी कमियां भी हैं, जैसे असमानता और शोषण। शायद इन्हीं कमियों के जवाब में एक बिल्कुल अलग सोच ने जन्म लिया, समाजवाद। एकदम सही कनेक्शन है। समाजवाद पूंजीवाद की इन्हीं आलोचनाओं की कोख से जन्मा है। अगर पूंजीवाद का हीरो एक अकेला उद्यमी है, तो समाजवाद का हीरो पूरा समाज है। इसकी सरल परिभाषा ये है कि देश के उत्पादन और संपत्ति के मुख्य साधन, जैसे बड़ी फैक्ट्रियां, खदानें, रेलवे, इन पर किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे समाज यानी सरकार का हक होना चाहिए। इसे समझने के लिए कोई सरल सा उदाहरण है, जैसे बंसल जी की दुकान का था? हाँ, इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका एक पुराने गांव की तस्वीर से मिलता है। सोचिए, गांव के बीच में एक साझा कुआं है। साझा कुआं? हाँ, वो कुआं किसी की निजी संपत्ति नहीं है। उस पर पूरे गांव का हक है। हर कोई अपनी जरूरत के हिसाब से पानी लेता है, कोई उसे बेचकर करोड़पति नहीं बन सकता। समाजवाद की आत्मा इसी साझे कुएं वाली सोच में है। मतलब लक्ष्य मुनाफा नहीं, बल्कि सबकी जरूरतें पूरी करना। बिल्कुल। ये सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है। इसके सिद्धांत पूंजीवाद से कितने अलग हैं? बिल्कुल उल्टे हैं। पहला सिद्धांत है सामूहिक स्वामित्व, यानी जरूरी चीजें जैसे बिजली, घर या रेलवे सबकी हैं। ठीक है। दूसरा है केंद्रीय योजना। यहाँ बाजार तय नहीं करता कि क्या बनेगा, बल्कि सरकार एक योजना बनाकर तय करती है कि देश को कितने ट्रैक्टर चाहिए, कितने अस्पताल चाहिए और उन्हें कैसे बनाना और बांटना है। और जाहिर है यहाँ मकसद मुनाफा नहीं होगा। नहीं। तीसरा सिद्धांत है जरूरत के लिए उत्पादन, मुनाफे के लिए नहीं। मतलब दवाइयाँ इसलिए बनेगी क्योंकि लोगों को उनकी जरूरत है, इसलिए नहीं कि वो सबसे ज्यादा मुनाफा देती हैं। और चौथा और सबसे बड़ा लक्ष्य है समानता। कोशिश ये होती है कि सबको अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर मिले और अमीर गरीब के बीच की खाई कम हो। और ये सब हासिल करने के लिए पांचवा सिद्धांत है मजबूत सरकारी नियंत्रण, ताकि कोई किसी का शोषण ना कर सके। इसके फायदे तो साफ नजर आते हैं। हर किसी के लिए बुनियादी सुविधाओं की गारंटी, मुफ्त या बहुत सस्ता इलाज, पढ़ाई, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। सामाजिक सुरक्षा इसका सबसे बड़ा आकर्षण है। इसके अलावा अमीर गरीब का फासला कम होता है, मजदूरों को बेहतर वेतन, काम के घंटे और छुट्टियों की सुरक्षा मिलती है। बेरोजगारी भत्ता, बुढ़ापे में पेंशन जैसी योजनाएं समाज को एक सुरक्षा कवच देती हैं। तो फिर यहाँ क्या समस्या है? अगर ये व्यवस्था इतनी अच्छी है, तो हर देश इसे पूरी तरह से क्यों नहीं अपना लेता? कुछ तो गड़बड़ होगी। हाँ, और इसकी समस्याएं आदर्शों में नहीं, बल्कि व्यावहारिक धरातल पर सामने आती हैं। सबसे पहली और बड़ी समस्या है काम करने की प्रेरणा में कमी। काम करने की प्रेरणा में कमी? जरा सोचिए, अगर आपको पता है कि ज्यादा मेहनत करने पर भी आपको लगभग उतना ही मिलेगा जितना कम मेहनत करने वाले को, तो क्या आप रात दिन एक करके कोई नई चीज का आविष्कार करना चाहेंगे? शायद नहीं। इंसान की फितरत है कि वो अपने काम का फल चाहता है। यहीं से दूसरी समस्या निकलती है, नवाचार की धीमी गति। जब कोई प्रतिस्पर्धा ही नहीं है, कोई मुनाफे का लालच नहीं है, तो नई खोजें और बेहतर उत्पाद बनाने की जरूरत भी कम महसूस होती है। इसीलिए अक्सर समाजवादी देशों की चीजें
सालों तक एक जैसी बनी रहती हैं। और सरकार के हाथ में इतनी ज्यादा ताकत देना भी तो खतरनाक हो सकता है। ये तीसरी बड़ी चिंता है, अत्यधिक सरकारी नियंत्रण। जब सरकार ही तय करे कि आप क्या पढ़ेंगे, क्या काम करेंगे, कहाँ रहेंगे, तो व्यक्तिगत आज़ादी खत्म होने का खतरा रहता है। और आखिर में एक आम समस्या है अकुशलता, मतलब इनएफिशिएंसी। सरकारी कंपनियां अक्सर धीमी, नौकरशाही से भरी और जवाबदेही में कमजोर होती हैं, क्योंकि उन्हें बाजार में किसी से मुकाबला करके टिके रहने का डर नहीं होता। ये तो साफ है कि दोनों ही व्यवस्थाओं में कुछ गहरी खूबियां और कुछ गहरी खामियां हैं। लेकिन ये विचार अचानक से तो नहीं आए होंगे। ये कहाँ से उपजे? इनकी ऐतिहासिक जड़ें क्या हैं? इसके लिए हमें करीब 200 साल पीछे 19वीं सदी की औद्योगिक क्रांति में जाना होगा। औद्योगिक क्रांति? वो एक तूफानी दौर था। यूरोप में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग रही थीं, भाप के इंजन चल रहे थे और लाखों लोग गांवों से अपनी जमीन छोड़कर शहरों की तरफ भाग रहे थे, एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद में। लेकिन उन्हें बेहतर जिंदगी मिली नहीं। मैंने पढ़ा है कि उस वक्त मजदूरों के हालात जानवरों से भी बदतर थे। आप कल्पना कीजिए, दिन में 12 से 16 घंटे, हफ्ते के 7 दिन फैक्ट्री के शोर और धुएं में काम करना। बाप रे! छोटे छोटे बच्चों से मशीनों के नीचे घुसकर सफाई करवाई जाती थी। कोई सुरक्षा नहीं, कोई छुट्टी नहीं, और दिन भर की इस हाड़तोड़ मेहनत के बाद रहने के लिए गंदी भीड़-भाड़ वाली झुग्गियां मिलती थीं। ये तो भयानक है। बिल्कुल। और इसी भयानक हकीकत को देखकर दो बिल्कुल अलग-अलग तरह के विचारकों ने अपनी बात रखी। एक तरफ थे स्कॉटलैंड के एडम स्मिथ। उन्होंने कहा कि ये जो फैक्ट्री मालिक अपने मुनाफे के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें करने दो, सरकार को दखल नहीं देना चाहिए। उनका तर्क था कि जब हर कोई सिर्फ अपने फायदे का सोचता है, तो एक अदृश्य हाथ, एक इनविजिबल हैंड, इन सारे स्वार्थों को मिलाकर समाज की भलाई कर देता है। ये सुनने में अजीब लगता है। मतलब स्वार्थ से समाज का भला कैसे हो सकता है? सोचिए, जब हम किसी ऐप पर सबसे सस्ती कैब ढूंढते हैं, तो हम सिर्फ अपने पैसे बचा रहे होते हैं, ये हमारा स्वार्थ है। पर अनजाने में हम उस कंपनी को और कुशल बनने और दाम कम रखने पर मजबूर कर रहे होते हैं। यही वो अदृश्य हाथ है। स्मिथ का मानना था कि बाजार खुद ही सब ठीक कर लेगा। और दूसरी तरफ कौन थे? जाहिर है वो इन हालात से खुश नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं। दूसरी तरफ थे जर्मनी के कार्ल मार्क्स और उनके साथी फ्रेडरिक एंगल्स। मार्क्स उन्होंने उन फैक्ट्रियों को देखा और कहा, ये अदृश्य हाथ नहीं, ये तो खूनी हाथ है। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री मालिक का सारा मुनाफा मजदूरों की मेहनत की चोरी है। एक मजदूर दिन में 100 रुपए का सामान बनाता है और मालिक उसे 10 रुपए देकर बाकी 90 अपनी जेब में रख लेता है। मार्क्स ने कहा कि मजदूरों को एकजुट होकर क्रांति करनी चाहिए और इन फैक्ट्रियों पर खुद कब्जा कर लेना चाहिए। ये देखना कितना दिलचस्प है कि एक ही समय की एक ही समस्या को देखकर दो लोगों ने दो बिल्कुल जमीन आसमान के फर्क वाले समाधान दिए। यही इतिहास की खूबसूरती है। एक ने कहा सिस्टम को अकेला छोड़ दो, दूसरे ने कहा सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंको, और इन्हीं दो विचारों की लड़ाई आज तक दुनिया में चल रही है। तो यह एक स्वाभाविक सवाल उठता है। ये तो हो गए सिद्धांत और इतिहास, लेकिन आज की असली दुनिया में क्या होता है? क्या कोई देश 100% पूंजीवादी या 100% समाजवादी है? ये सबसे जरूरी सवाल है, और इसका सीधा सा जवाब है नहीं। मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी एक ऐसी खिचड़ी जिसमें पूंजीवाद के चावल और समाजवाद की दाल दोनों मिली हुई हैं। बस किसी में चावल ज्यादा है तो किसी में दाल। भारत का ही उदाहरण लें, यहाँ तो दोनों ही चीजें साफ दिखती हैं। भारत इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। एक तरफ हमारे पास टाटा, रिलायंस, इन्फोसिस जैसी विशाल निजी कंपनियां हैं जो दुनिया से मुकाबला करती हैं। ये खालिस पूंजीवाद है। और दूसरी तरफ हमारे पास भारतीय रेलवे है, सरकारी अस्पताल और स्कूल है, और मनरेगा जैसी योजनाएं हैं जो गरीबों को रोजगार की गारंटी देती है। ये समाजवादी सोच है। हाँ, 1991 के बाद तो काफी बदलाव आया। बिल्कुल। 1991 से पहले हमारी अर्थव्यवस्था ज्यादा समाजवादी झुकाव वाली थी, जिसे लाइसेंस राज भी कहते थे। 1991 के बाद हमने बाजार को खोला और पूंजीवाद की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन हमने कल्याणकारी राज्य की अपनी जिम्मेदारी को नहीं छोड़ा। और अमेरिका का क्या, जिसे तो पूंजीवाद का मक्का माना जाता है? वहां भी मिश्रण है। अमेरिका में दुनिया की सबसे बड़ी निजी कंपनियां हैं, लेकिन वहां भी सरकार सोशल सिक्योरिटी के तहत करोड़ों बुजुर्गों को पेंशन देती है और मेडिकेयर के जरिए मुफ्त इलाज की सुविधा देती है। ये दोनों ही समाजवादी नीतियां हैं।
इसके उलट वो देश जिन्हें हम समाजवादी कहते हैं, जैसे स्वीडन या नॉर्वे, उन देशों में भी आइकिया, H&M, वोल्वो जैसी बड़ी बड़ी निजी कंपनियां हैं। फर्क बस इतना है कि वहां सरकार इन कंपनियों और अमीर लोगों पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाती है, कभी-कभी 50-60% तक। इतना ज्यादा? हाँ, और फिर उसी टैक्स के पैसे से अपने हर नागरिक को दुनिया की बेहतरीन मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा देती है। तो वहां पूंजीवाद पैसा कमाता है और समाजवाद उसे बांटता है। और चीन और क्यूबा का मॉडल भी तो काफी अलग है। चीन का मॉडल तो दुनिया में सबसे अनोखा है। वहां राजनीतिक रूप से एक पार्टी की कम्युनिस्ट सरकार है जो समाजवाद की निशानी है। लेकिन आर्थिक रूप से उन्होंने बाजार को इतना खोल दिया है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। इसे एक देश दो व्यवस्थाएं कहा जाता है। और क्यूबा? वहीं क्यूबा ज्यादा पारंपरिक समाजवादी मॉडल पर चलता है। वहां शिक्षा और स्वास्थ्य सबके लिए मुफ्त है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था दशकों से बाहरी प्रतिबंधों और आंतरिक अकुशलता के कारण संघर्ष कर रही है। इन सारे उदाहरणों को देखते हुए भारत में आज इस पर क्या बहस चल रही है? यहाँ के लोग क्या चाहते हैं? भारत में ये बहस हमेशा जिंदा रहती है, खासकर चुनावों के वक्त। मोटे तौर पर देखें तो दो मुख्य पक्ष हैं। एक पक्ष का मानना है कि भारत को और तेजी से विकास करने के लिए सरकार को व्यापार से पूरी तरह बाहर हो जाना चाहिए। सरकारी कंपनियों को बेच देना चाहिए, नियम और आसान करने चाहिए और विदेशी निवेश को बढ़ावा देना चाहिए। मतलब और खुलापन। विकास का फायदा सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित रह गया है। उनका मानना है कि सरकार को अपनी जिम्मेदारी बढ़ानी चाहिए, बड़ी कंपनियों पर ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए और उस पैसे से गरीबों के लिए मुफ्त शिक्षा, मुफ्त इलाज और ज्यादा सामाजिक सुरक्षा योजनाएं चलानी चाहिए। और ये साफ करना जरूरी है कि हम यहाँ सिर्फ उन दृष्टिकोणों को सामने रख रहे हैं जो हमें मिले हैं, किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत जटिल बहस है और दोनों ही पक्षों के पास अपने मजबूत तर्क हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है वो क्या है? मेरे हिसाब से 3 बातें हैं। पहली, कोई भी व्यवस्था अपने आप में परफेक्ट नहीं है। पूंजीवाद विकास का इंजन है, लेकिन अगर इसे बिना लगाम के छोड़ दिया जाए तो ये असमानता की खाई खोद सकता है। और समाजवाद? समाजवाद बराबरी का सपना दिखाता है, लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा हावी हो जाए तो ये विकास की रफ्तार को रोक सकता है। और इसीलिए कोई भी देश किसी एक को नहीं चुनता। बिल्कुल, यही दूसरी बात है। ज्यादातर देश बीच का रास्ता यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाते हैं। सवाल ये नहीं है कि पूंजीवाद या समाजवाद, असली सवाल ये है कि मिश्रण कितना हो, कितना बाजार और कितनी सरकार। और इस सवाल का कोई एक सही जवाब नहीं है। कोई एक सही जवाब नहीं है। हर देश अपनी जरूरतों और संस्कृति के हिसाब से इसका जवाब ढूंढता है। और सबसे जरूरी बात शायद ये है कि ये सिर्फ अर्थशास्त्रियों या नेताओं के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है। यही समझना सबसे अहम है। जब पेट्रोल की बढ़ती कीमत पर गुस्सा आता है, या किसी नई सरकारी योजना से फायदा होता है, या बच्चे के स्कूल की फीस बढ़ जाती है, ये सब फैसले कहीं ना कहीं इन्हीं दो विचारधाराओं की खींचतान का नतीजा होते हैं। एक जागरूक नागरिक के तौर पर इनकी बुनियादी समझ हमें बेहतर सवाल पूछने और बेहतर फैसले लेने में मदद करती है। तो जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए कोई ऐसा सवाल छोड़कर जाएं जो उन्हें इस विषय पर और सोचने के लिए मजबूर करे। एक अंतिम विचार ये है, हम एक ऐसी दुनिया के मुहाने पर खड़े हैं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन लाखों नौकरियां खत्म कर सकते हैं। काम का मतलब बदल रहा है, संपत्ति का मतलब बदल रहा है। ऐसे में ये सोचना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या पूंजीवाद और समाजवाद के ये 200 साल पुराने मॉडल भविष्य की इन चुनौतियों का सामना कर पाएंगे, या हम एक बिल्कुल नई तीसरी तरह की व्यवस्था के बारे में सोचना होगा जो इन दोनों की खूबियों को मिलाकर भविष्य की दुनिया के लिए ज्यादा कारगर हो।